वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपनी लाइव क्लासेस में। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, और प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में अपन ने सेशन 1 जो 2023 में सेशन 1 हुआ था, अटेम्प्ट फर्स्ट हुआ था, उसके लगभग सारे पेपर कर लिए थे। और फिर हमने शुरू किया था सेशन 2, मतलब कि अप्रैल के पेपर। तो उसमें जो पेपर चल रहा है वो है 6 अप्रैल का, 6 अप्रैल 2023 और शिफ्ट फर्स्ट। एक बात नोटिस की होगी आपने, जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो फर्स्ट अटेम्प्ट थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी आता है, और सेकंड अटेम्प्ट के जो पेपर्स हैं वो थोड़े से कंपैरेटिवली टफ आते हैं। उसका एक रीजन ये भी रहता है कि बच्चे स्टार्टिंग में जो 12th की प्रिपरेशन जो 12th में पढ़ रहे होते हैं वो पूरी तरह से फुल्ली प्रिपेयर नहीं रहते जनवरी वाले सेशन में, और जब अप्रैल वाला सेशन लगता है तो उनके बोर्ड एग्जाम्स हो चुके होते हैं। तो इस वजह से थोड़ा पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा सा अपग्रेड हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि जनवरी वाला अटेम्प्ट में ही अपने अधिक से अधिक मार्क्स स्कोर कर लें, जिससे आपको कंफर्मेशन मिल जाए। तो चलिए करते हैं पेपर में स्टार्ट। और पेपर में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का दिया हुआ है हमें। क्वेश्चन में A1 A2 A3 A1 A2 A3 पॉजिटिव क्रमागत संख्याएं हैं जो कि एपी में है। ठीक है, पॉजिटिव है, क्रमागत है और एपी में है। पॉजिटिव क्रमागत इन एपी। ठीक है, एपी मतलब समांतर श्रेणी में है। तो ये समांतर श्रेणी में है। यदि d ग्रेटर देन 0 है, d मतलब सार्व अंतर जो कि ग्रेटर देन 0 है, तब हमें दिया हुआ है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अंडर रूट d अपॉन n, और दिया है 1 अपॉन अंडर रूट a1 प्लस अंडर रूट में a2, फिर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट a2 प्लस अंडर रूट में a3 प्लस डैश 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 1 अपॉन अंडर रूट में an माइनस 1 प्लस अंडर रूट में an। स्मॉल ब्रैकेट यूज किया है तो यहाँ भी चलो वहां पे कैपिटल यूज कर लेते हैं। तो ये हो गया, कुछ इस प्रकार का प्रश्न अपन को दिया है और इसमें लिमिट का मान फाइंड करना है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, पहले आपको देते हैं, जल्दी से सोचिए किस प्रकार से क्वेश्चन को शुरू कर सकते हैं अपन। जो भी स्टूडेंट देखो, सोचना अपन को डेवलप कर रहा है। जब आपकी में सोचने की क्षमता डेवलप हो जाएगी, क्वेश्चन को पकड़ने की क्षमता डेवलप हो जाएगी, तो बस आगे तो फिर क्वेश्चन बनता चला जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है एपी है, क्रमागत भी है। क्रमागत का मतलब एपी वाला क्रम है ना, एपी के क्रम में है, A1 A2 A3 एंड सो ऑन, और D उनका सारांतर है। तो एक बात तो पता है, D जो होता है वो होता है A2 माइनस A1, और होता है A3 माइनस A2, और होता है A4 माइनस A3। इस प्रकार से D रहता है A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो D जो होता है वो होता है सार्व अंतर। अब D सार्वंतर है, हमें ये फाइंड करना है। हम यहाँ पे कैसे A2 माइनस A1 बना सकते हैं ये सोचना है अब आपको, तभी D हटेगा। ठीक है, D हटेगा, कुछ भी जुगाड़ होगा वो आगे देखा जाएगा। A2 माइनस A1 कैसे बना सकते हैं, तो देखो यहाँ पे अंडर रूट A2 माइनस अंडर रूट A1 से गुणा भाग कर दें तो ऊपर बन जाएगा अंडर रूट A2 माइनस अंडर रूट A1, और नीचे आ जाएगा A2 माइनस A1। करके देखिए, प्रत्येक पद में परिमेयकरण कर दिया अपन ने, क्योंकि अंडर रूट में है टर्म्स और बटे में भी आ रही है, तो सिंपल सा कांसेप्ट है, परिमेयकरण कर दिया। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अंडर रूट d अपॉन n ब्रैकेट परिमेयकरण करिए। तो मैं एक करके दिखाता हूँ, 1 अपॉन अंडर रूट a2 प्लस अंडर रूट A1 मल्टीप्लाई अंडर रूट A2 माइनस अंडर रूट A1 अपॉन में अंडर रूट A2 माइनस अंडर रूट A1। दिस इज फर्स्ट टर्म। सिमिलरली सेकंड के साथ भी करेंगे, 1 अपॉन अंडर रूट A3 प्लस अंडर रूट में A2 अंडर रूट A3 माइनस अंडर रूट A2 अपॉन अंडर रूट A3 माइनस अंडर रूट A2।
प्लस डैश डैश एंड सो ऑन, लास्ट वाली टर्म्स के साथ भी करेंगे, 1 अपॉन अंडर रूट ए एन प्लस अंडर रूट ए एन माइनस 1 मल्टीप्लाई अंडर रूट ए एन माइनस अंडर रूट ए एन माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ए एन माइनस अंडर रूट ए एन माइनस 1। पूरा कंसेप्ट क्लियर करते चले। हमने क्या किया, डी बनाया, डी जो होता है वो होता है सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड एंड सो ऑन। और जिन स्टूडेंट को बेटा आता जा रहा है वो आगे आगे सेल्फ सॉल्व करते रहो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको वेट करना है कि सर करेंगे तभी हम करेंगे। आप अपना सॉल्व करके तैयार रखो आंसर और फिर मैचअप कर लेना कि भाई सही है या गलत है। तो जैसे आगे बढ़े अंदर, अब यहाँ पे पता चला a2 माइनस a1 बनाना है। बनाने के लिए हमने परिमेयकरण कर दिया, अंडर रूट में टर्म्स है तो परिमेयकरण इजी से हो गया, प्रत्येक पद का परिमेयकरण हो गया। अब ये टर्म्स कुछ इस प्रकार से दिखने लग जाएगी हमें, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अंडर रूट d अपॉन n ब्रैकेट में, ऊपर दिखेगा अंडर रूट a2 माइनस a1 अंडर रूट a2 माइनस अंडर रूट में a1 और अपॉन में दिखेगा a2 माइनस a1, a प्लस b a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a2 माइनस a1। अभी जो a2 माइनस a1 है इसे मैंने यहाँ पे लिख दिया d प्लस, अब आगे बढ़े देखिए, अंडर रूट a3 माइनस अंडर रूट a2 डिवाइडेड में a प्लस b a माइनस b, a3 माइनस a2 एंड a3 माइनस a2 अगेन इज d एंड प्लस सो ऑन। लास्ट में बढ़ते हुए हमें मिला अंडर रूट an माइनस अंडर रूट an माइनस 1 डिवाइडेड बाय d। ओके, अब देखिए d सबका एलसीएम आ गया, लसअप आ गया। यहां से एक चीज पता लग रही है, माइनस ये प्लस का अंडर रूट a2 और माइनस का a2 कट जाएगा, d सबका लसअप आएगा, सब लिखे जाएंगे। और जब सब लिखे जाएंगे तो कौन कौन कट रहा है, प्लस का अंडर रूट a2 माइनस का अंडर रूट a2 कट जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म में ये a3 है, इधर माइनस का अंडर रूट a3 बनेगा, वो कट जाएगा। तो इस प्रकार से टर्म्स कटते चले जाएंगे और क्या बचेगा, तो यहाँ देखिए ये a2 इसके साथ कट रहा है तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे अंडर रूट an बच जाएगा प्लस का, तो प्लस का अंडर रूट an बच जाएगा। तो ये इस प्रकार का दिखेगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अंडर रूट d से अंडर रूट d कट गया तो 1 अपॉन अंडर रूट n एंड d। फिर देखते हैं आगे क्या करना है, तो ऊपर बच गया अंडर रूट an माइनस अंडर रूट a1 नहीं कट हुआ तो a1 बच गया। a1 होता है फर्स्ट टर्म एंड an होता है nth टर्म। थोड़ा सा और सॉल्व करने लगते हैं, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन रूट n d, अंदर बढ़ते हैं, an को आप लिख सकते हैं अंडर रूट में a1 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d एंड माइनस अंडर रूट a1। सेम टर्म्स में ले आए, दोनों को a1 के पदों में ले आए, ठीक है। अब रूट n से डिवाइड करो, अपन को अल्टीमेटली क्या n जो है वो इंफिनिटी हो रहा है और n को हटा रहा है, अल्टीमेटली n को हटाना है, अगर n हट जाएगा तो इंफिनिटी वाला कांसेप्ट हट जाएगा। तो देख लेते हैं, अंडर रूट n को अंदर भेज देते हैं, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन अंडर रूट d, अंडर रूट n को अंदर भेजा, यहां जाएगा n तो बन जाएगा अंडर रूट में a1 अपॉन n प्लस nd अपॉन n, सो d माइनस d अपॉन n, देन माइनस इसमें जाएगा तो अंडर रूट a1 अपॉन n की वैल्यू इंफिनिटी पुट करी, 1 अपॉन इंफिनिटी 0, 1 अपॉन इंफिनिटी 0, अंडर रूट d 1 अपॉन इंफिनिटी 0, अंडर रूट d बचा है केवल, अंडर रूट d से कट हो जाएगा एंड इट बिकम्स 1, ठीक है। तो अल्टीमेट जो रिजल्ट आएगा या फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1। समझ में आ गया, देख लीजिए आराम से।
सो इस प्रकार से क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हुआ। क्या दिया हुआ था? क्वेश्चन फर्स्ट में बोला गया था A1 A2 A3 AP में है, क्रमागत है, D जो है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है, ठीक है। और हमको दिया गया था इसकी लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी। देखो जी मेंस में ना पेपर्स में क्वेश्चंस मिक्स मैशअप करके आते हैं। अब यहाँ पे ये एपी का कंसेप्ट भी यूज करवा रहा है और लिमिट भी फाइंड करवा रहा है, तो फाइंड लिमिट करवा रहा है लेकिन कंसेप्ट एपी का भी लग रहा है, तो इसलिए कोई भी टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते बच्चे, तो आपको सभी टॉपिक जरूर से जरूर पढ़ने हैं, ठीक है। क्या पता कि इसमें से इजी क्वेश्चन बन जाए, बस होता चला जाए। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हमने बस एक स्टार्टिंग ली कि डी जो होता है वो होता है सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड। उसके बाद हमने बस यहाँ पे अपॉन में रूट है तो परिमेयकरण का कंसेप्ट यूज किया और बनता चला गया। अच्छा, एक बच्चे ने ये पूछा कि भाई सर यहाँ पे अगर अंडर रूट a2 माइनस a1 की जगह अंडर रूट a1 माइनस a2 मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? तो कुछ नहीं बेटा, ऊपर a1 माइनस a2 आ जाएगा तो बटे में माइनस d हो जाएगा, ठीक है। जब आपका ये बचेगा तो ये उल्टा बचेगा आपका, ये जो है उल्टा बचेगा और बाहर माइनस बचेगा, तो वापस से वो सीधा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली वो आप किसी भी तरीके से चलोगे आंसर यही आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये था क्वेश्चन आज का फर्स्ट। सेल्फ जरूर प्रैक्टिस करें, तभी अब आपको पता लग पाएगा कि हम कितना पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं सेल्फ में। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है यदि a बराबर x बिलोंग्स टू r, a बराबर है x बिलोंग्स टू r such that x plus 3 plus x plus 4 less than equal to 3, b इक्वल टू दिया है x बिलोंग्स टू r such that 3 power x summation of 1 to infinity, सॉरी 10 नहीं है, infinity है, 3 upon 10 power r whole power x minus 3 less than 3 power minus 3x। जहां पे ये जो ब्रैकेट है ये महत्तम पूर्णांक फलन है, ठीक है, ब्रैकेट है तो महत्तम पूर्णांक फलन है, तो ये a और b है। तब आपको बताना है a सबसेट ऑफ b, a इज नॉट इक्वल टू b, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5, a इक्वल टू b, और नंबर 4 b सबसेट ऑफ c, a इज नॉट इक्वल टू b। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ये सबसेट का चिन्ह है और ये c है, तो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन ये आया हुआ है 6 अप्रैल शिफ्ट फर्स्ट में। सोचिए पहले किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, शुरुआत कहां से करें। a गिवन है, b गिवन है और हमें सेट की फॉर्म में आंसर पूछा है। क्वेश्चन सेट जैसा दिख रहा है लेकिन महत्तम पूर्णांक फलन भी है, बिल्कुल सेट का है, सेट का है, लेकिन आपको बनाना तो पड़ेगा क्वेश्चंस में क्या क्या कैसे करना है। बनाया किसी ने? पहला ए तो बनाना, तो ये तो बहुत इजी है। ए में तो आपको सिंपल महत्तम पूर्णांक फलन, जो फलन वाले कंसेप्ट थे वो यूज होंगे बस। x प्लस 3 महत्तम पूर्णांक में रखा हुआ है, कैसे होगा? 3 बार बताया था। a में लिखता हूं पहले x प्लस 3 प्लस x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 3, ये बन जाएगा x प्लस 3 प्लस x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 3। ये तो बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट था। x प्लस आई करके लिखा था हमने जब फंक्शन चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर x प्लस आई करके लिखा था
और आई को बाहर रख लिया, वही आई है। ठीक है, तो ये हो गया यहां तक। अब करो आगे। बनाया किसी ने? ये महत्तम पूर्णांक ऑफ एक्स, महत्तम पूर्णांक ऑफ एक्स ट्वाइस ऑफ महत्तम पूर्णांक ऑफ एक्स, 4 + 3 7 उधर जाएगा, 3 - 7 -4 लेस देन इक्वल टू -4 लेस देन इक्वल टू -2। इसको लिखने का तरीका, x बाहर निकल के आएगा, x लेस देन -1। ये सारा काम हुआ a के लिए। किसने बना लिया था ये? सेल्फ किसने बना लिया था? चलो वेरी गुड, जिसने भी ये बना लिया था बहुत बढ़िया। कोई ऐसा जो आंसर तक पहुंचा हो? अभी नहीं पहुंचे, कोई बात नहीं, बी बनाइए। चलिए बी बनाइए। बी में देखिए R1 से इंफिनिटी तक 3/10 की पावर r, पूरे की पावर में 3 जो पावर है x - 3 है। अब देखो 3 यहाँ पे r पे डिपेंड कर नहीं रहा, तो समीशन में किसी काम का ही नहीं है। 3 समीशन में किसी काम का ही नहीं, क्योंकि इसमें तो r डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो क्या करें, 3 की पावर लेकर बाहर आ जाएगा, और पावर लेकर बाहर आएगा तो 3 की पावर x - 3, 3 की पावर x, दोनों आधार समान तो घाते जुड़ती है। तो किस प्रकार से दिखेगा ये? 3 की पावर x, 3 की पावर x - 3। ठीक है, और अंदर कैसा दिखेगा? समीशन ऑफ 1 to infinity 1/10 की पावर r x - 3, 3 की पावर -3x दिखेगा ऐसा। हम 3 को इसलिए बाहर लेके आ सके क्योंकि 3 पे r की डिपेंडेंसी नहीं थी, 3 पे कोई भी r का यूज नहीं था, इसलिए हम समीशन से बाहर ला सके। अगर 3 पे भी r आ रहा होता तो नहीं ला पाते, इस बात का ध्यान रखना है। चलो और बनाओ। आधार समान घाते जुड़ेगी 2x - 3, तो 3 की पावर 2x - 3 बनाते हैं इधर। अच्छा, ये ब्रैकेट में देखो r बराबर 1 रखा तो क्या बना? 1/10, 1/10 का स्क्वायर, 1/10 का क्यूब एंड सो ऑन डैश 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 अप टू इंफिनिटी तक है। पावर x - 3 लेस देन 3 पावर -3x। ये अनंत गुणोत्तर श्रेणी लग रही है क्या? और अगर अनंत गुणोत्तर श्रेणी लग रही है तो इसका सूत्र भी लग रहा होगा कोई। देखो 1/10, 1/10 का स्क्वायर, 1/10 का क्यूब, 1/10 की पावर 4 एंड अप टू इंफिनिटी। अनंत गुणोत्तर श्रेणी फॉर्मूला a/1 - r। a फर्स्ट टर्म और r क्या होता है? सेकंड अपॉन फर्स्ट। लगा दें फॉर्मूला। 3 की पावर 2x - 3 a/1 - r। समीशन का काम खत्म हो चुका है। पावर जो रहेगी वो x - 3 लेस देन 3 की पावर -3x। ठीक है, चलो ये गुणा में उधर भेजेंगे तो भाग में जाएगा, तो 3 की पावर जो है वो माइनस का 2x प्लस की 3 हो जाएगी, और ऑलरेडी उसके पास माइनस का 3x बैठा हुआ है पावर में। तो पावर कुछ ऐसे सॉल्व होगी कि लेस देन 3 की पावर -5x अंडर +3। और यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 1/10, 9/10, 10 to 10 कट गया, तो 1/9 पावर x - 3। 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। ऊपर ले गया होगा तो पावर विपरीत हो जाएगी। तो क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो एक स्टेप पहले लिख देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। 3 की पावर में स्क्वायर है तो 2x - 6 लेस देन 3 की पावर -5x + 3। ठीक है,
अब इसके बाद अगला स्टेप दिख रहा है यहाँ तक। अब अगले स्टेप में क्या होगा, 3 को ऊपर लेके आओगे, जैसे ऊपर लेके आओगे पावर क्या बन जाएगी 6 माइनस 2x, 3 की पावर बन जाएगी 6 माइनस 2x लेस देन 3 की पावर माइनस 5x प्लस 3। दोनों के आधार समान है, घातों की तुलना हो जाएगी, तो घातों की तुलना हो जाएगी तो बिल्कुल जैसा का जैसा है वैसा का वैसा यूज करेंगे अपन। तो ये देखिए घातों की तुलना, घातों की तुलना करता हूं तो 6 माइनस 2x लेस देन माइनस 5x प्लस 3। ठीक है, तो ये बन जाएगा अपने पास 5x इधर आ जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 5 माइनस का 2 मतलब कि 3x और लेस देन 3 माइनस 6 मतलब माइनस का 3, सो x लेस देन माइनस 1, x लेस देन माइनस 1 अगेन x लेस देन माइनस 1, सो a इक्वल टू b ऑप्शन नंबर 3। आया समझ में? a इक्वल टू b एंड ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, थोड़ा सोचने पे मजबूर कर रहे हैं, थोड़ा रिजल्ट लाने में देर लगा रहे हैं, टाइम कंज्यूम करवा रहे हैं। देखिए आप नोट करेंगे, अगर हम सॉल्व करते हैं तो पहले हमें सोचना पड़ता है क्वेश्चन को शुरू करने से पहले, और उसके बाद अराउंड आपको 5 मिनट्स टू 7 मिनट्स एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में एटलीस्ट लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, 5 टू 7 मिनट्स। और इस हिसाब से आप देख लीजिए 1 आवर में कितने क्वेश्चन हो पाएंगे। तो यही है, कम से कम एटलीस्ट 15 क्वेश्चन का जुगाड़ लेके चलेंगे, आराम से बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा मैथ्स के अंदर, अच्छा परसेंटाइल आ जाएगा, सब्जेक्ट वाइज परसेंटाइल अच्छा आ जाएगा और टोटल परसेंटाइल में भी आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। चलिए अब देखिए, तो क्वेश्चन दिया हुआ था ए कुछ इस प्रकार का समुच्चय है जिसमें महत्तम पूर्णांक फलन x + 3 x + 4 ≤ 3, और बी जो है इस प्रकार का समुच्चय है जिसमें बोला 3 की पावर x, फिर कुछ पावर में और समीशन के अंदर दिया हुआ है 3/10 की पावर r होल पावर में x - 3। अब यहाँ पे लेस देन 3 की पावर -3x। अब यहाँ दोनों a और b गिवन है, अब a और b गिवन है तो इसमें हमको तो ये अपना वैल्यू आ जाएगी x लेस देन -1 इक्वल टू नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये x जो है अभी महत्तम पूर्णांक के अंदर है, जब महत्तम पूर्णांक से बाहर निकालोगे तो लेस देन -1। सिमिलर दूसरा वाला किया b के लिए, b के लिए यहाँ पे ध्यान रखें ये 3 पे r का कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए समेशन कोई प्रभाव नहीं डालेगा, केवल 3 डायरेक्ट पावर लेके बाहर आ सकता है। ठीक है, और अगर 3 रख भी लिया आपने तो हमेशा 3/3/3/3 आता रहेगा, वो 3 जब कॉमन लोगे तो कॉमन लेके बाहर निकालोगे तो भी बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, वो एक ही बात है, चाहे पहले निकालो चाहे बाद में निकालो, बट ध्यान रखना है 3 के ऊपर r नहीं है, तो थोड़ा ये कांसेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए। ठीक है, तो दोनों a और b बराबर आ गए, तो अपन बोल सकते हैं a = b। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आज का। चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें बोला गया है यस मीन एंड वेरिएंस का क्वेश्चन है, जो कि आपको सबसे ज्यादा इजी लगता है टॉपिक, पर उसमें इस बार कंबाइन का क्वेश्चन आया था। इस पर्टिकुलर पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो कंबाइन वाला आया था। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन में गिवन है कि 15 संख्याओं के माध्य में प्रसरण क्रमशः 15 संख्याओं के माध्य व
प्रसरण 12 व 14 है, तो माध्य तो 12 है और प्रसरण 14 है। ठीक है, फिर बोला गया है 15 और संख्याओं के 15 और संख्याओं के माध्य व प्रसरण 14 व सिग्मा स्क्वायर है। ये 14 है और ये सिग्मा स्क्वायर। यदि सभी 30 संख्याओं का प्रसरण 13 है, सभी 30 संख्याओं का प्रसरण 13 है, तब सिग्मा स्क्वायर क्या होगा? तो कंबाइन वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पूछा है। हर बार इजी तरीके से पूछते थे, इस बार कंबाइन तरीके से पूछा है। ठीक है, अब इसके लिए कंबाइन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो कंबाइन का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले अपन, और सभी स्टूडेंट ये याद भी करेंगे। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n1 n2 अपॉन n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में साथ में दिया हुआ है x1 बार माइनस x2 बार। ये है अपना कंबाइंड प्रसरण। ठीक है, कंबाइंड प्रसरण, और हमें सिग्मा स्क्वायर निकालना है, तो मैंने इसको नाम कर दिया सिग्मा स्क्वायर की जगह सिग्मा 1 स्क्वायर। दोनों माध्य हो गए। ठीक है, x1 बार x2 बार, दिस इज सिग्मा 1 का स्क्वायर एंड दिस इज सिग्मा 2 का स्क्वायर। हमें इसके अकॉर्डिंग सिग्मा 2 का स्क्वायर निकालना है, और 30 संख्याओं का सिग्मा स्क्वायर ये दिया हुआ है। कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, सबको फॉर्मूला डायरेक्ट लर्न करना है, याद करना है, और वैल्यूज मैं अभी बता रहा हूं वैसे वैसे यूज करनी है। ठीक है, 15 संख्याओं के माध्य व प्रसरण दिए हुए हैं 12 व 14, 15 और संख्याओं के माध्य व प्रसरण दिए हुए हैं 14 और सिग्मा स्क्वायर। सभी 30 संख्याओं का प्रसरण दिया हुआ है 13, और हमको क्या करना है, ये जो 15 जो सेकंड बार में 15 संख्या दी है उसका प्रसरण निकालना है। तो हमने क्या किया, फॉर्मूला लिखा सबसे पहले, सिग्मा स्क्वायर जो कंबाइन का स्क्वायर रहता है, कंबाइन के लिए प्रसरण रहता है, वो रहता है n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर, x1 बार माइनस x2 बार का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो n1 है वो है पहले संख्याएं, कितना है n1 15, सिग्मा 1 स्क्वायर दैट इज 14। मैं बताता जा रहा हूं, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। n2 दूसरी कितनी संख्या है वो भी 15 है, सिग्मा 2 स्क्वायर वो सिग्मा 2 स्क्वायर ही है। ठीक है, क्योंकि वही तो हमें फाइंड करना है। अच्छा, सिग्मा स्क्वायर कितना होगा, ये कंबाइन का होगा प्रसरण। कंबाइन प्रसरण कितना है 13, ये सिग्मा स्क्वायर हो गया। n1 सारे पता लग गया, x1 बार मतलब पहले का मीन और x2 बार मतलब दूसरे का मीन। अब वैल्यूज जमा देते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं इन सब में। तो 13 इज इक्वल टू n1 15 मल्टीप्लाई सिग्मा 1 स्क्वायर दैट इज 14 प्लस 15 सिग्मा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 दैट इज 30 प्लस n1 n2 मतलब 15 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 15 30 का स्क्वायर दैट इज 30 मल्टीप्लाई 30। x1 बार 12 माइनस 14 स्क्वायर। सॉल्व करना है इसे, 15 2 टाइम्स जाएगा, 15 2 टाइम्स जाएगा, 12 माइनस 14 2 बचा, 2 का स्क्वायर 4, 4 का बटा 4, ये हो गया प्लस का 1। 15 दोनों में कॉमन आएगा, दोनों में कॉमन आकर 2 बार काटेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे बच गया 1 प्लस यहाँ पे बच गया 14 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 30। 13 माइनस 1 12, 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 24। ठीक है, तो सिग्मा ये देखो यहाँ पे 24 इज इक्वल टू 14 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 10।
बस हो गया। फॉर्मूला हटके पूछ लिया आपसे, फॉर्मूला जो रेगुलर क्वेश्चंस पूछते हैं उससे थोड़ा सा हटके पूछ लिया, बट क्वेश्चन पूरा इजी दे दिया। तो फॉर्मूला लर्न जरूर करना है। इसे बोलेंगे अपन कंबाइन प्रसरण, ठीक है। कंबाइन प्रसरण या कंबाइन वेरिएंस। फॉर्मूला लर्न जरूर करना है। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में x1 बार माइनस x2 बार का होल स्क्वायर। इसको x2 बार माइनस x1 बार का होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं। होल स्क्वायर में है, आगे पीछे का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया सारी चीज? नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर लो। ठीक है, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न, एक और इजी प्रश्न हो गया। अब थोड़ा सा लैंग्वेज वाला, बड़ा, टाइम कंज्यूमिंग बट आसान, समझ में पूरा आ जाएगा पर थोड़ा सा लंबा चलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है सरल रेखाएं L1 व L2 मूल बिंदु से होकर जाती हैं। सरल रेखाएं L1 व L2 मूल बिंदु से होकर जाती है। मूल बिंदु से होकर जाती है L1 व L2। और रेखा कैपिटल L, रेखा कैपिटल L जिसकी समीकरण है 9x प्लस 5y बराबर 45 के अक्षों के बीच रेखाखंड को, के अक्षों के बीच रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांटती है। 3 बराबर भागों में बांटती है। यदि L1 व L2 की प्रवणता, यदि L1 व L2 की प्रवणताएं M1 व M2 हैं, तब y बराबर M1 प्लस M2x और कैपिटल L का प्रतिच्छेदन बिंदु हमको प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना है। हाँ, वो क्वेश्चन में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पार्ट था कि प्रतिच्छेदन बिंदु किस रेखा पर स्थित है, तो वो तो बिंदु जिस रेखा को संतुष्ट करेगा उस रेखा पर स्थित है। अब उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो ऑप्शन पर डिपेंडेंसी हो गई। तो ऑप्शन वाले पार्ट अपन छोड़ते हैं, अपन को मेन ये है प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल दो, अपना काम हो जाएगा। जरा सोचिए, डायग्राम सोचिए क्या बोलना जा रहा है। थोड़ा थोड़ा स्टार्ट तो करो बच्चों, चलाइए चलाइए, पेन चलाइए सभी। चलिए कुछ इस प्रकार का ये हो गया अपना x और y एक्सिस। सरल रेखा L1 व L2 मूल बिंदु से होकर जाती हैं। ठीक है भाई, मूल बिंदु से जा रही हैं। फिर क्या बोला है? रेखा L 9x प्लस 5y बराबर 45। पहले 9x प्लस 5y बराबर 45 को जमाते हैं। तो 9x प्लस 5y बराबर 45 जिसकी समीकरण अवेलेबल है वो किस प्रकार की होगी? 9x प्लस 5y बराबर 45। x बराबर 0 तो y बराबर 9
और y बराबर 0 तो x बराबर 5, तो ये बनेगा 0,9 और 5,0। ये बन गया इधर 5,0 और इधर बन गया 0,9। ये होगी कैपिटल L। बन गई। चलिए कैपिटल L बन गई। फिर क्या बोला है, L1/L2 मूल बिंदु से जा रही है दो रेखाएं, इस रेखा को 3 बराबर भागों में बांट देती है। इस रेखा को 3 बराबर भागों में बांटना है तो करीबन एक यहां से गुजरे, एक यहां से गुजरे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सरल रेखा है, एक ये हो गई और एक ये हो गई। ये L1 और ये L2। चलो ये पार्ट भी समझ में आ गया। आ गया भाई L1 और L2 का कंसेप्ट। L1 और L2 मूल बिंदु से जा रही है, इस सरल रेखा को 3 भागों में बांट रही है। दिस इज वन पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। यदि L1 और L2 की प्रवणता है M1 और M2 है, समझते जाओ क्वेश्चन को, रीड आउट करो और तैयार करो अपने माइंड में कंसेप्ट, किस तरीके से मुझे क्वेश्चन में आगे बढ़ना है। 3 बराबर भाग में बांट रहे हैं, तो पहले मुझे देखो ये बिंदु और ये बिंदु निकालने पड़ेंगे। निकालने क्या पड़ेंगे, निकल जाएंगे इजीली। O हो गया, दिस इज A, दिस इज B। अब ये M हो गया और ये P हो गया। ठीक है, बिंदु दिख रहे हैं। तो P बिंदु देखो, P बिंदु जो है वो कितने भाग में काट रहा है, 1:2 में। इस सरल रेखा को P बिंदु, दिस इज वन पार्ट एंड दिस इज 2 पार्ट्स। याद आया M1 M2, M1 x2 प्लस M2 x1 प्लस अपॉन में M1 प्लस M2। ठीक है, ये M बिंदु कितने पार्ट में काट रहा है, इधर 2 पार्ट, इधर 1 पार्ट। तो बनाते हैं बिंदु P के निर्देशांक। बनाइए भाई। M1 x2 मतलब 5 प्लस M2 x1 प्लस 0 बटा M1 प्लस M2 3। M1 y2 0 प्लस M2 y1 18 अपॉन 3। मतलब क्या बना, P के निर्देशांक बन गए 5/3,6। P के निर्देशांक तैयार है 5/3,6। बिंदु M के, बिंदु M के निर्देशांक फिर से बनाते हैं भाई, 2:1 के हिसाब से बनाते हैं। M1 x2 10 प्लस M2 x1 that is 0 divided by 3 comma M1 y2 0 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3। तो क्या बना 10/3,3। ये बन गए M के निर्देशांक। ठीक है, अब बिंदु P के निर्देशांक आ गए, लिख देते 5/3,6। M के भी लिख देता हूं 10/3,3। अब हमें बोला है यदि L1 की प्रवणता M1 व L2 की प्रवणता M2 है, L1 की प्रवणता चाहिए। प्रवणता के लिए देखो 3-4 कंसेप्ट है, या तो एंगल मिल जाए, समीकरण मिल जाए तो dy/dx मिल जाए, या फिर सबसे बढ़िया फॉर्मूला
दोनों के निर्देशांक मिल जाए, दो बिंदु के निर्देशांक मिल जाएंगे तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो देखो ये जो L1 रेखा है ये OP ही तो है, ठीक है, OP ही L1 है, तो OP ही L1 है, तो O का निर्देशांक आपको पता है, P का निर्देशांक आपको पता है, तो बस बन गया M1, ठीक है। तो OP ही L1 है, इसलिए M1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो 18/5 बन गया M1। नाउ सेकंड वाला निकालते हैं M2। अब क्या OM के लिए M2 बराबर y2 माइनस y1 3 माइनस 0 माइनस 3 अपॉन, तो ये 3 9 अपॉन 10 हो गया। हमें क्या बोला है, y बराबर m1 प्लस m2 गुणा x। अतः सरल रेखा की समीकरण y बराबर m1 प्लस m2 18/5 प्लस 9/10, अगर 10 बना दो नीचे तो बन जाएगा 18/36, तो 45/10, तो 9/2 m1 प्लस m2 x। तो y बराबर 9/2 x, वज्र गुणा किया तो ये बन गया 2y बराबर 9x। हमें बोला गया है ये जो समीकरण बनेगी ना, ये और कैपिटल L मतलब ये वाली जो समीकरण है, उन दोनों का प्रतिच्छेदन निकालना है। हो गया काम। एक सरल रेखा की समीकरण दी हुई है, एक सरल रेखा की समीकरण बना दी। 2y बराबर 9x रख दो, उसमें 9x का मान 2y रख दे, तो 2y 9x का मान 2y रखा तो 2y प्लस 5y बराबर 45, 5 और 2 7y बराबर 45, y बराबर 45/7। तो y बराबर आ गया 45/7, y आ गया, हमें x निकालना है। सो x बराबर 2y/9 इज इक्वल टू 2/9 गुणा 45/7, 9 5 बार जाएगा 10/7, x आ गया, y आ गया, हो गया। आ गया क्वेश्चन समझ में? था ना इजी क्वेश्चन? आराम से देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और समझ लीजिए। कुछ भी डाउट हो तो बता दो फिर से, ठीक है। तो क्वेश्चन इजी होते हैं लेकिन थोड़े टाइम कंज्यूमिंग रहते हैं, थोड़ा हमको सोचने पे मजबूर कर देते हैं, कई बार उस समय पर भी ध्यान नहीं आ पाता है। तो इसलिए हमें अपनी पूरी प्रिपरेशन के साथ एग्जाम के मैदान में जंप करना है, ठीक है। वापस से बताने की जरूरत तो नहीं है, इजी सा प्रश्न है, थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप है, स्टेप चलते जाएंगे, क्वेश्चन होता जाएगा। ठीक है भाई। और कुछ इसमें? चलो हो गया। सरल रेखा ड्रॉ करी, 9x प्लस 5y बराबर 45, ये ड्रॉ कर दी। आपको x और y के बिंदु निकालने सिखाई है। x बराबर 0 तो y आ जाएगा, y बराबर 0 तो x आ जाएगा, दोनों बिंदु आ गए। बोला है L1 और L2 कहां से जाती है, 3 बराबर भागों में बांटती है सरल रेखा को और जाती है मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु से गई और 3 टुकड़ों में बांट दिया, 1 2 और 3। अगर ये 3 टुकड़ों बराबर टुकड़ों में बांट रही है तो ये जो P बिंदु है वो इधर एक हिस्सा है, नीचे 2 हिस्से हैं, और यहाँ पे M बिंदु के ऊपर 2 हिस्से, नीचे एक हिस्सा है। उसकी मदद से हमने P और M के निर्देशांक निकाल लिए। अब आपको बोला गया है कि भाई जो L1 रेखा है उसकी जो ढाल है वो M1 है और इसकी ढाल M2 है, तो वो दोनों ढाल तैयार कर ली।
जैसे ही ढाल आया, ढाल के लिए हमने क्या सोचा कि भैया तो एंगल पता लग जाए, समीकरण पता लग जाए, ठीक है। तो समीकरण से y बराबर है x प्लस सी, dy बाई dx करके निकाल लेते थे। ऐसे बहुत सारी चीजें अपन को सोचनी। तो यहाँ पे जो सबसे इजीएस्ट मेथड बन रहा है वो क्या बन रहा है भाई, यहाँ पे एक बिंदु है, एक बिंदु और अवेलेबल है, ठीक है, तो इजीली निकल जाएगा ना। तो m1 m2 आ गया, m1 प्लस m2 दोनों को जोड़ के हमें y बराबर यहाँ पे नई समीकरण तैयार करी। इसका ओरिजिनल कैपिटल L जो सरल रेखा है उसके साथ प्रतिच्छेदन बिंदु निकाला था, वो बिंदु निकल गया और बिंदु आया x बराबर 10/7 और y बराबर 45/7। अब अगर क्वेश्चन में आगे बोलता है कि किस समीकरण को संतुष्ट करेगा, क्या करेगा, तो वो आप रख के देख सकते हैं समीकरण के अंदर, ठीक है। जिस भी सरल रेखा को संतुष्ट कर दे वही उसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से थोड़ा क्वेश्चन था बड़ा। चलिए अब एक छोटा क्वेश्चन कराते हैं, एक बड़ा है तो एक छोटा, ठीक है। तो इजी सा प्रश्न सभी कर लेंगे और आप ही को जवाब देना है, पहले जल्दी से करके तैयार रहना। चलो क्वेश्चन है समीकरण मॉड में एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 माइनस 2x प्लस 7 बराबर 0 के सभी मूलों का योग, मूलों का योग, ये मूलों का योग, मूलों की संख्या बड़ा क्वेश्चन आता है मॉड वाला, कभी महत्तम पूर्णांक फलन वाला। तो इन क्वेश्चंस की तो बेटा अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना है। सभी मूलों का योग तो मतलब कुल मिला के सभी मूल निकाल दीजिए, सभी मूल निकाल देंगे तो उनका योग भी कर देंगे, ठीक है। तो किस प्रकार से करें, एक्स स्क्वायर मॉड में है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 माइनस 2x प्लस 7। देखो मॉड ही परेशान कर रहा होगा आपको, तो जब मॉड परेशान कर रहा है तो मॉड को ही सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ गुणनखंड अवेलेबल है क्या। 5 या 15, 5 और 3 8 बन रहे, तो गुणनखंड बनाइए, अंदर वाले के गुणनखंड बनाते हैं। पहले इसको केवल हल कर रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, इसके गुणनखंड बन रहे x माइनस 3 एंड x माइनस 5, ठीक है। नंबर लाइन खींची, मॉड को हटाने के लिए नंबर लाइन खींचे, दोनों को 0 के बराबर करेंगे, 3 देगा, ये 5 देगा, ठीक है। अगर 5 से बड़ी संख्या ली कोई, 6 ले लिया, पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरऑल पॉजिटिव, 3 और 5 के बीच में 4 ले लिया, 4 माइनस 3 पॉजिटिव, नेगेटिव ओवरऑल नेगेटिव, 3 से छोटी वैल्यू ले ली 2, नेगेटिव नेगेटिव ओवरऑल पॉजिटिव। ये इसका बिहेवियर बन गया। ये कैसे बिहेव करेगा, कौन, मॉड। मॉड का बिहेवियर तैयार कर लिया आपने। 2 जगह पॉजिटिव है, 1 जगह नेगेटिव है। करें शुरू, तो पहले पॉजिटिव से शुरू करते हैं भाई। पॉजिटिव मतलब कहां पे है, जब लेस देन 3 है और ग्रेटर देन 5 है, ठीक है। तो लिख लेते हैं, जब x पॉजिटिव है अतः x लेस देन इक्वल टू 3 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। यहीं पे पॉजिटिव की तरह बिहेव कर रहा है ना, जब x क्या फंक्शन ऑफ x, ये वाला पार्ट, ठीक है। चलो बन तैयार करते हैं भाई। तो ये पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। देखो मॉड का कंसेप्ट खत्म हो गया अब, क्योंकि आपने ओवरऑल तैयार कर लिया कि कहाँ रेंज आ रही, ठीक है। इसी की हटाने के लिए तो सारा खेल लिया, माइनस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 8 माइनस 2 माइनस 10x, 15 प्लस 7 5 और 2 22 बराबर 0। गुणनखंड कोई मिल जाए तो बता दो, नहीं मिल रहे तो कोई बात नहीं, द्राचार्य लगा लेता हूँ, मिल तो रही नहीं। x बराबर 10 प्लस माइनस, भाई माइनस का 10 था तो माइनस का b होता है, तो प्लस का आ गया, अंडर रूट b स्क्वायर मतलब कि 100 माइनस 4ac, 4a1 है c, तो 88 बटा 2, 88 89 90, तो 12 अंडर रूट में 12 फंसे हुए हैं, तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा, रूट 3 अंदर रह जाएगा, तो 5 प्लस माइनस रूट 3। ये x के मान आ गए 5 प्लस माइनस रूट 3, ठीक है। अब हमने क्या बोला है, हमारा जो वैल्यू है वो है 5 से बड़ा
और 3 से छोटा। √3 का मान सबको पता होगा 1.732 होता है। तो यहाँ पे x की 2 मान आ रहे हैं, x बराबर 5 प्लस 1.732 और x बराबर 5 माइनस 1.732। तो ग्रेटर देन, ये तो हमारी रेंज में आ रहा है 5 प्लस √3, दिस इज वैलिड। और 5 में से अगर लगभग 2 घटाते हैं तो 3.3 समथिंग बचता है ना। तो दिस इज नॉट इन आवर रेंज, ये अपनी रेंज में नहीं है, क्योंकि हमारा जो वैल्यू है वो 3 से छोटा होना चाहिए, जबकि ये 5 में से अगर 1.8 भी घटाते हो आप तो 3.2 आता है, जो कि 3 से बड़ा आ रहा है। और हमने क्या बोला है, x का मान 3 से छोटा चाहिए, देखो ठीक है। पॉजिटिव वाला पार्ट किया ना, ये वाला और ये वाला, तो इधर या तो 3 से छोटा हो या 5 से बड़ा हो। तो 5 से बड़ा वैलिड है, 3 से छोटा आ नहीं रहा, तो इसको तो बाहर कर दिया। ये हो गया जब पॉजिटिव वाला हिस्सा है। अब नेगेटिव वाला, जब x जो है वो 3 से 5 के बीच में है, नेगेटिव है, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 माइनस 2x प्लस 7 बराबर 0। सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते तो ये तो प्लस का बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, ये प्लस का बन जाएगा 2x माइनस 7। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 प्लस का 2 माइनस का 6x, 15 में से 7 गया तो 8 बच गया। 4 और 2 6 होते हैं, 4 दूनी 8 होते हैं, तो 4 और 2 गुणनखंड बन सकते हैं इसके। x माइनस 4 x माइनस 2 बराबर 0 करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस का 6x और प्लस का 8, तो x बराबर 4 एंड x बराबर 2। हमने यहाँ पे बोला है 3 से 5 के मध्य, 4 वैलिड है, 2 वैलिड नहीं है। हो गया तैयार। अतः सभी मानों का योग समीशन ऑफ xi इज इक्वल टू हो जाएगा 5 और 4 9 प्लस √3। सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल एकदम, कहीं कुछ फंसने की गुंजाइश ही नहीं है क्वेश्चन में। जिसने भी अगर प्रॉपर थोड़ी सी तैयारी करी है उसको कहीं भी गुंजाइश नहीं है फंसने की। बिल्कुल सीधा बनता हुआ चला जाएगा प्रश्न। आ गया समझ में? मॉड देखते सबसे पहला काम गुणनखंड हो सकता है, गुणनखंड करिए। गुणनखंड के बाद नंबर लाइन, कहां पॉजिटिव और कहां नेगेटिव वो आइडेंटिफाई किया। पहले पॉजिटिव वाला हिस्सा किया, फिर नेगेटिव वाला हिस्सा किया। और जब भी ये मानों का योग और इस तरह से करवाता है, इसका मतलब है आपसे मान सेलेक्ट करवाएगा। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखें कि x इस रेंज में आ रहा है तो ये कौन अंदर आएगा और कौन बाहर, इस रेंज में आ रहा है तो x में कौन अंदर आएगा और कौन बाहर। यही है, इतना सा कंसेप्ट। ठीक है, चलिए अब एक बाइनोमियल का कर लेते हैं। तो बाइनोमियल क्वेश्चन ऐसा है कि एक आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक्सप्रेशन है बाइनोमियल वाला ही, बाइनोमियल एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार का है। √2 यहाँ पे 4 है, प्लस 1/√3 यहाँ पे 4 है, होल पावर n। ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 2 की घात 1/4 प्लस 1/3 की घात 1/4 होल पावर n। और बोला गया है कौन से पद में? 5वां पद फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब शुरुआत से 5वां। b या s लिख दो 5s, मतलब स्टार्टिंग से 5वां। ठीक है, स्टार्टिंग से 5वां तथा
लास्ट से पांचवा का अनुपात दिया हुआ है √6/1, तब आगे से तीसरा पद बताइए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? मतलब ये हमें एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2 की पावर 1/4 प्लस 1 बटे में 3 की पावर 1/4 होल पावर n। बोला है क्वेश्चन में इसका जो एक्सप्रेशन आएगा मतलब प्रसार होगा उसमें आगे से पांचवा और पीछे से पांचवें पदों का अनुपात √6/1 है, तब आपको आगे से तीसरा पद ज्ञात करना है, वो क्या होगा। अब इसको पहले व्यापक पद में लिखते हैं। देखो आगे से और पीछे से पद में कंफ्यूज नहीं होना, जब इसको आगे से लिखना है तब इसे एक्सप्रेशन को यूज करना है, जब पीछे से लिखना है तो एक्सप्रेशन उल्टा कर देना है, इतनी सी बात है। ठीक है, तो पहले x प्लस a होल पावर n का व्यापक पद, इतनी बार यूज कर लिया है, अब रट जाना चाहिए। और क्वेश्चन कंटिन्यू आ रहा है दोनों सेट्स में। देखो सेशन 1 में भी आया है जनवरी वाले में, और सेशन 2 अप्रैल वाले पेपर में भी आ रहा है। NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r, ये मैंने लिख दिया अपने फॉर्मूला। अब अप्लाई करते हैं इस पे। तो t जब आपको लिखना है पांचवा पद तो आप लिखेंगे 4 + 1 = t5। ठीक है, n c r मतलब 4 हो गया, 2 की घात 1/4 की पावर n माइनस 4, और साथ में आ जाएगा 1/3 की पावर 1/4 की पावर 4। ये हो गया पांचवा पद आगे से, फ्रॉम द बिगिनिंग या फ्रॉम द स्टार्ट। अब फ्रॉम द लास्ट निकालते हैं। अब इस एक्सप्रेशन को उल्टा पढ़ेंगे और वो अपने आप ही इसको लास्ट पद बना देगा, पीछे से बना देगा। ठीक है, पीछे से के लिए कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं लगाना है आपको, केवल क्या करना है इस एक्सप्रेशन को उल्टा करके पढ़ना है, तो वो ऑटोमेटिकली टर्म्स इंटरचेंज हो जाएंगी। तो जब ये बनेगा तो NC4, अब की बार ये पढ़ा जाएगा पहले 1/3 की पावर 1/4 पावर में n माइनस 4, और ये हो जाएगा 2 की पावर 1/4 पावर में 4। इनका जो अनुपात है ना वो आपको दिया हुआ है √6/1। ये है प्रश्न। किसने सॉल्व किया? बना लिया था ये एक्सप्रेशन? गुड। बाकी भी बताइए भाई, प्रैक्टिस करो, बनने लग जाएगा आपसे भी। कोई इतना बड़ा कंसेप्ट नहीं है जो नहीं बन सके। हुआ? चलो करो सॉल्व फिर, बताओ वैल्यू क्या क्या आ रही है। अल्टीमेटली पेपर देने आपको जाना है ना, तो फिर सॉल्यूशन तो बना के रखो यार, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। करो शाबाश। NC4 कट, ठीक है। 2 की पावर 1/4 n माइनस 4 माइनस 4, भाई ऊपर जाएगा ना, तो n माइनस 4 माइनस 4 तो ये बना देगा 2 की पावर n माइनस 8, तो 2 की पावर 1/4 पावर में बन जाएगा n माइनस 4 माइनस 4 n माइनस 8। चलो 3 की पावर में सेटिंग बिठाते हैं। तो
तो 3 की पावर में जब सेट करोगे तो 3 की पावर -1/4 पावर 4, ये नीचे लिखा हुआ है तो ये बन जाएगा 3 की पावर 1/4 पावर n-4 और ये फिर -4 इज इक्वल टू √6/1। ऐसा ही लिखा हुआ है। चलो सेट करते हैं इसको। तो 2 की पावर में बनेगा n-8/4 n-8/4। 3 की पावर में बनेगा n-8/4 बराबर √6 बराबर बोल सकता हूँ 2 की पावर 1/2 3 की पावर 1/2 √2 गुणा √3 दैट इज √6। तो ये बोला जाता है कि भाई n-8/4 बराबर 1/2। तुलना करिए घातों की, 2 2 बार गएगा, 2 ऊपर जाएगा, n बराबर 8 + 2 10, n बराबर 10 प्राप्त हो गया। अब आगे से तीसरा पद निकालना है। करो, आगे से तीसरा पद निकालना है। n निकाल के दे दिया आपको, अब आगे से तीसरा पद निकालिए। हाँ सेल्फ करिए भाई सभी, इतना तो सबसे हो जाएगा यार। करो करो शाबाश। हुआ बेटा किसी से? चलो किया, गुड। कितना आया भाई? तीसरा पद T3, तीसरा पद का मतलब T3 हो गया। तो T2 + 1 n हो गया 10 C2 NCR। आगे से मतलब ये वाला पद यूज करना है। तो 2 की पावर 1/4 10 - 4 n-4 है ना 10। अच्छा ये तो ठीक है। n - r मतलब 10 में से 2 गया तो 8 1/3 की पावर 1/4 r मतलब 2। दस C2 10 गुणा 9/2 गुणा 1, 2 की पावर ये हो गया 2 तो 4 और 3 की पावर 1/4 मतलब 2/4 1/2 ऐसे ही आएगा। वन अपॉन √3 2 5 बार कटेगा, 5 चौक 20 गुणा 3 गुणा √3 60 √3। 9 को 3 गुणा 3 लिखा, एक 3 तो इसके पास बच गया, एक 3 √3 से कट गया। 9 को 3 गुणा 3 लिखा, एक 3 तो यहाँ बच गया और एक 3 √3 से कट के √3 रह गया।
तो आएगा आंसर 60√3। ये निकालना था तीसरा पद फ्रॉम द स्टार्टिंग, मतलब जो एक्सप्रेशन बनेगा उसके आगे से आगे क्रमों से आपको वैल्यू फाइंड करनी थी। हो गया डन, मिटा दिया जाए। चलो बहुत बढ़िया, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन सदिश में से। तो क्वेश्चन है, माना ए वेक्टर दिया हुआ है हमें 2i + cj + 4k। टू आई + cj + 4k। बी वेक्टर दिया है हमें -i + 4j + 3k। अब सी वेक्टर और दिया है 2i + cj + 4k i - 2j। अच्छा ये तो सी हो गया, -i + 4j + 3k, ये सी वेक्टर है। और बी वेक्टर है i - 2j - 2k। तो ए बी सी तीनों आ गए। यदि एक सदिश डी सदिश बी व सी दोनों के लंबवत है, डी सदिश बी व सी के लंबवत है, बी के भी लंबवत है, सी के भी लंबवत है। ठीक है, तो इन दोनों के लंबवत का जुगाड़ लगाते हैं। और ए डॉट डी साथ में दिया है, ए डॉट डी बराबर 18। तो आपको निकालना है ए क्रॉस डी के स्क्वायर का मान। ठीक है, बस एक कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट है कि भाई जब डी बी व सी के लंबवत है तो क्या यूज होगा, बताइए। जब डी वेक्टर बी व सी के लंबवत है तो क्या यूज होगा, ये बताना है। इतना सा प्रश्न है, जिसने ये बता दिया उसका प्रश्न बन गया। तो डी वेक्टर जो है बी व सी के लंबवत है, लंबवत के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। हो गया काम। डी वेक्टर बी व सी के लंबवत है, लंबवत के लिए क्रॉस प्रोडक्ट, और आगे लैम्डा लगा लो या कोई भी कांस्टेंट लगा लो। भाई डायरेक्टली बराबर नहीं है ना, लंबवत के कुछ तो परिमाण में वैल्यू आएगी, फर्क आएगा, तो इसलिए लैम्डा लगा लिया। अब बात आती है सर लैम्डा कहां से आएगा, तो लैम्डा कहां से आएगा, देखते जुगाड़ कहां से आएगा। तो पहले बी व सी निकालते हैं, बी क्रॉस सी कैसे करोगे, आई जे के करिए, मुझसे आगे करिए। बी का मान फिल कर रहा हूं 1 -2 -2 4 3 आई कैप टक टक -6 + 8 -6 + 8 प्लस का 2 आ रहा है क्या, बताते जाओ भाई जल्दी जल्दी। जे 3 -2 1 प्लस के कैप 4 -2 दैट इज 2। तो ये आ गया बी क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, हमने क्या बोला भाई, डी वेक्टर जो बनेगा वो बनेगा लैम्डा मल्टीप्लाई 2 मतलब बी क्रॉस सी, तो 2 आई कैप - जे कैप प्लस 2 के कैप। डी वेक्टर तैयार हो गया। अब ये जो डी वेक्टर है इसमें ये बोला गया ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल टू 18, मतलब ए डॉट डी इक्वल टू 18। ए और डी का जो मल्टीप्लाई है, ये डॉट प्रोडक्ट है, वो 18 है। हो गया ना काम, डॉट प्रोडक्ट लो। सो ए डॉट डी इज इक्वल टू 18। ए आपके पास है, डी आपका तैयार हो गया है 4 लैम्डा
माइनस 3 लैम्डा 3 माइनस 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 8 लैम्डा इज इक्वल टू 18। तो 9 लैम्डा बन गया 18 के इक्वल और लैम्डा इक्वल टू हो गया 2। लैम्डा 2 हो गया तो डी तैयार हो गया। डी इक्वल टू 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 to 4 के कैप। ए डॉट डी तो हमारे पास तैयार आई। अब बोला जा रहा है ए क्रॉस डी के परिमाण का स्क्वायर फाइंड करना है। ए क्रॉस डी के परिमाण का स्क्वायर फाइंड करना है। तो पहला तरीका ए क्रॉस डी कर लो। ए आपके पास है, डी आपके पास, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करो, परिमाण मतलब उससे आपका ए क्रॉस डी आ जाएगा, उसका परिमाण निकाल लो और उसका स्क्वायर कर दो। एक तरीका तो ये है। क्या दूसरा तरीका हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या हो सकता है देखते हैं। ए क्रॉस डी क्या बनता है? ए का परिमाण डी का परिमाण साइन थीटा एन कैप। दोनों इसका ए क्रॉस डी का हमें क्या चाहिए? हमें परिमाण का स्क्वायर चाहिए। अगर परिमाण का स्क्वायर चाहिए तो परिमाण एन कैप का परिमाण 1 हो गया, तीनों का स्क्वायर हो गया। ये डी का स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो पुट कर दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर कुछ इससे बन जाएंगे, स्क्वायर डी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर डी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सर वही सही है। ए डॉट डी कर, ए क्रॉस डी कर लो, सारणिक बना के परिमाण निकाल स्क्वायर कर दो, वो भी सही है, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर दूसरा मेथड एक और सीख लो ना, ठीक है? वो इजी है, थोड़ा टाइम कंज्यूम है। ये इसलिए टाइम लग रहा है, आपको बता रहा हूँ इसलिए। जब आप यूज करोगे तो फटाफट हो जाएगा। ये क्या है? ए का परिमाण का स्क्वायर डी के परिमाण का स्क्वायर कॉस थीटा, ए डॉट बी, तो ये बनेगा ए डॉट डी। तो ये बोल सकते हैं अपन ए के परिमाण का स्क्वायर डी के परिमाण का स्क्वायर माइनस ए डॉट डी का स्क्वायर। बस ए डॉट डी आपको 18 दिया हुआ है, ए का परिमाण निकालेंगे डी का परिमाण निकालेंगे, तो ए का परिमाण आएगा, देखो भाई ए का परिमाण कितना आएगा, 4 प्लस 9 प्लस 16, 4 प्लस 9 प्लस 16, 16 4 20 29, 29 स्क्वायर में है तो 29 ही आ जाएगा। डी का आएगा 16 16 32 प्लस 4 36, ठीक है, 29 गुणा 36 माइनस ए डॉट डी, ये लिखा हुआ 29 गुणा 36 माइनस 18 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा अपने पास 1044 माइनस 324, जो कि बनेगा 720। 1044 माइनस 324 बनेगा 720। तो ये था वेक्टर का क्वेश्चन। देख लीजिए कितना इजी था, कितना बढ़िया था। पर वेक्टर के नाम पे कई बार डर लग जाता है हमें, जाने कैसा क्वेश्चन आ गया। बस एक ही कंसेप्ट था जो आपको यूज करना था कि अगर डी जो है बी व सी के लंबवत है तो लिखा कैसे जाएगा उसको मैथमेटिकल फॉर्म में, और लिखा ऐसे जाएगा डी इज इक्वल टू लैम्डा बी क्रॉस सी, ठीक है? उसके बाद तो इजी है। ओके, बढ़े आगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
तो सभी स्टूडेंट अपनी तैयारी मेंटेन रखें। देखो ये जो है अभी आपका जनवरी का अटेम्प्ट लगने वाला है, तो जनवरी के अटेम्प्ट के लिए पहले अटेम्प्ट में ही अगर आप अच्छी प्रिपरेशन के साथ अच्छे स्कोर कर लेंगे तो जो नेक्स्ट अटेम्प्ट रहेगा वहां पे आपका टेंशन रिलीज रहेगा, फ्रीडम होकर पेपर दोगे, और जब फ्रीडम होकर पेपर दोगे तो सेकंड में और भी अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, सेकंड वाले अटेम्प्ट में और भी अच्छे मार्क्स आएंगे और फिर एडवांस तो अच्छा होना ही। तो बी रेडी फॉर दी जी मेंस स्टूडेंट्स। चलो तो लिखते हैं एक और क्वेश्चन, फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था एक और, लिखा हुआ है माना 5f(x) माना 5f(x) प्लस 4 टाइम्स ऑफ फंक्शन ऑफ 1/x इज इक्वल टू 1/x प्लस 3। x ग्रेटर देन 0 है, तब 1 से 2 18 f(x) dx का मान पूछा गया। तो ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन आया। अब इसमें देखो वही है जी मेंस, मिक्स करना उनका काम है, फंसाना उनका काम है, टाइम कंज्यूम कराना उनका काम है, सोच डेवलप करना काम है। ऐसी सोच डेवलप करना कि आप सभी दिशाओं से सोच सकें कि इतने सारे टॉपिक है मेरे पास और हर एक टॉपिक को मर्ज करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपस में घुमा के मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और मुझे अपने दिमाग को तैयार रखना है कि मैं सोच सकूं पेपर के अंदर उस 3 घंटे में कि किस तरीके से कौन सा कंसेप्ट कहां अप्लाई होगा, है ना, गजब की बात। इसलिए जी मेंस का पेपर टफेस्ट पेपर्स की श्रेणी में आता है। जी का पेपर एडवांस ज्यादा टफ होता है, मतलब एडवांस को ज्यादा टफेस्ट में रखा गया है, लेकिन मेंस भी कुछ कम नहीं है। ठीक है, चलो 5f(x) प्लस 4f of 1/x इज इक्वल टू 1/x प्लस 3। 1/x की फॉर्म में क्वेश्चन बना हुआ है। अब अगर यहाँ पे आपको फलन तैयार करना है तो 1/x को हटाना पड़ेगा, और 1/x को हटाना है तो एक और 1/x की समीकरण तैयार करनी पड़ेगी। कैसे तैयार करें? x की जगह पर 1/x रखने पर क्या हुआ है पहले भी, और पहले भी आया है जी मेंस में, इसलिए बोलते हैं PYQ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। PYQ की प्रैक्टिस जिस स्टूडेंट ने समझ के कर ली उसका जी मेंस में अच्छे परसेंटाइल नहीं रुकेगा। तो x को पुट करना है 1/x, करिए पुट। x को 1/x पुट करेंगे तो यहां पे बन जाएगा 5 ऑफ फंक्शन ऑफ 5 मल्टीप्लाई फंक्शन ऑफ x की जगह 1/x प्लस 4 टाइम्स f ऑफ 1/x। तो x को 1/x पुट करोगे तो x बन जाएगा इज इक्वल टू x प्लस 3। तो ये बन जाएगी आपके पास सेकंड इक्वेशन। बन गई। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। मैंने डिसाइड कर लिया है मुझे 1/x को रिमूव करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 5 से, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 4 से। 5 से मल्टीप्लाई किया 25 f(x) प्लस 5 4 20 f ऑफ 1/x इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई किया है, दिस इज 5/x प्लस 15। सिंपली 5 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब 4 से मल्टीप्लाई करके लिखता हूं सेकंड वाले को, तो 4 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 f ऑफ x, 5 4 20 f ऑफ 1/x, 4x प्लस 12। सब्ट्रैक्ट, ये कट हो गया। 25 माइनस 16 9 ऑफ f(x), 15 माइनस 12 ये तो हो गया 3, और वहां से बच गया अपने पास 5/x
माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, आ गया fx। तो fx तैयार है और इस fx का आपको समाकलन करना है, बस इतना सा ही क्वेश्चन है। अब जो यहाँ पे fx तैयार नहीं कर पाया वो फिर फंस गया कि fx ही रेडी नहीं कर पाया। तो fx इज इक्वल टू 1/9 करो आगे। हो गया, fx तैयार है, बस समाकलन करना है आपको 1 से 2 के लिए। क्या बन जाएगा? कर दें? चलो 18 तो 1/9 तो पहले ही आ गया। समाकलन करते चलता हूँ मैं डायरेक्टली। 5 एज इट इज 1/x का log x माइनस x का x स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 4 कटेगा तो 2x स्क्वायर प्लस 3x, 1 से 2, 2 टाइम्स 5 log 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 to 8 माइनस 8 प्लस 3 to 6 माइनस 1 पुट किया log 1 इज 0। ठीक है, log 1 इज 0। 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर इज 1, 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2, माइनस 2 बिकम्स प्लस 2। पुट किया 3, अगेन 3 बन गया, लेकिन प्लस का 3 बन गया माइनस का 3। 6 प्लस 2 8, माइनस 8 कट, 5 to 10, 10 log 2, 10 log 2 माइनस 6 आंसर। आगे क्या सबका मैच कर लिया था बेटा? ये यार आप कभी वेरी गुड। तो आ गया अपना आंसर। करें एक और, जल्दी से यहां तक कर लो फिर करते हैं आगे। चलो तो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन फलन से रिलेटेड। तो ये फलन प्लस इंटीग्रेशन दोनों साथ में पूछा गया। ठीक है, दोनों को मिक्स कर दिया। तो यही है जी मेंस, जहां है मिक्सिंग। और ध्यान रखिए, जब भी फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ 1/x आए तो हमेशा x को 1/x से रिप्लेस करके दोनों समीकरणों को हल कर लिया करो, जिससे फलन आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। y ऑफ x सॉल्यूशन है एक अवकल समीकरण का, और अवकल समीकरण कुछ इस प्रकार से दी गई है, x cos x dy प्लस x y sin x प्लस y cos x माइनस 1 dx बराबर 0, 0 लेस देन x लेस देन π/2। यदि π/3 साथ में दिया है, यदि π/3 y ऑफ π/3 इज इक्वल टू √3 है, तब मॉड में π/6 y डबल डैश π/6 प्लस 2 y डैश π/6, इसका मान हमें प्राप्त करना है। अगेन मिक्सिंग। ठीक है, ठीक तो है ही। अब देखो यहाँ पे फिर से मिक्सिंग की है हमें। अवकल समीकरण है, सिंपल y पूछ लेता, बट वो नहीं पूछा। हमसे क्या करवाया, फिर से मिक्सिंग करवाई है, और मिक्सिंग करवा के पूछा है हमसे π/6 y डबल डैश
पाई बाय 6 प्लस 2 वाई डैश पाई बाय 6, मतलब x के मान पाई बाय 6 पुट कर दो, वाई डैश भी दो, वाई डबल डैश भी दो, और वहां से वैल्यू निकाल के पूछ रहा है। ठीक है भाई, करते हैं शुरू। यहां पे dy अपॉन dx का रूप बनाने के लिए इसको उधर भेजे, उधर भेजते तो 1 प्लस में हो जाता है, बाकी सारे माइनस में हो जाते हैं, सबको इधर ले आते हैं तो कुछ dy अपॉन dx कुछ ऐसा दिखेगा। dy बाई dx, यहां दोनों से y कॉमन ले लिया तो x साइन x प्लस कॉस x, y कॉमन ले लिया बटे में x कॉस x इज इक्वल टू 1 अपॉन में x कॉस x। तो ये बन गया dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण बन चुकी है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या रैखिक अवकल समीकरण बन गई है सामने। तो P इसमें हो जाएगा हमारे पास x साइन x प्लस कॉस x अपॉन में x कॉस x, और Q हो जाएगा 1 अपॉन x कॉस x। अब करिए ट्राई, P और Q ढूंढ के दे दिया, आप करो सभी। हाँ, सभी अपने अपनी नोटबुक में ट्राई करें। P और Q दे दिया तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहला काम क्या होता है भाई, IF निकालना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन गुणांक। करिए फाइंड। करो भाई, समाकलन गुणांक कितना आ रहा है? e की पावर p dx, रखो इसको समाकलन के अंदर। तो IF इज इक्वल टू e की पावर p, इसको रखेंगे ये अपॉन ये, x से x कट गया, साइन अपॉन कॉस टेन एक्स, कॉस एक्स से कॉस एक्स कट गया, 1 अपॉन एक्स डी एक्स, टेन एक्स का लॉग सेक एक्स प्लस लॉग एक्स, दोनों लॉग में आ रही है, लॉग में जो प्लस होता है वो मल्टीप्लाई में बदल जाता है, तो लॉग ऑफ एक्स सेक एक्स, ई की पावर पे बैठे हैं तो IF आ जाएगा एक्स सेक एक्स, या बोल सकते हो एक्स अपॉन कॉस एक्स। हो गया। अभी IF निकला है, अभी IF निकला है, सॉल्व करो और y निकालिए, y डॉट IF, सो y डॉट x sec x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन IF डॉट Q, तो x अपॉन में cos x मल्टीप्लाई Q 1 अपॉन x अपॉन में cos x dx प्लस c, x से x कट गया, 1 अपॉन cos स्क्वायर x, ऊपर जाएगा sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x का तो पता ही है क्या होता है, तो y x sec x, sec स्क्वायर x का 10x प्लस सी, x में पाई बाय 3 और y में √3 रखने पर c का मान क्या आ रहा है जरा देखिए। x इक्वल टू पाई बाय 3 रखता हूं, और y इक्वल टू रखता हूं 3√3 अपॉन पाई, 3√3 अपॉन पाई,
3√3 अपॉन पाई मल्टीप्लाई में पाई अपॉन 3 सेक पाई बाय 3। सेक पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री और सेक 60 होता है cos 60 √3 बाय नहीं 1/2, तो सेक 60 2/1 10 पाई बाय 3 10 60 √3 प्लस c 3 से 3 कट पाई से पाई कट 2√3, तो c इक्वल टू 2√3 माइनस √3 दैट इज √3। c का मान आ गया √3। तो y ऑफ x sec x बराबर 10x प्लस √3। अब पाई बाय 6 के लिए, सो पाई बाय 6 के लिए पाई बाय 6 मतलब हो गया 30 डिग्री। करो कैलकुलेशन भाई, बताइए। तो y तैयार है आपका, y बराबर हो जाएगा अपने पास 1/x tan x प्लस √3 x sec x x sec x। तो 1/x तो बाहर आ गया। tan x को लिख सकते हैं sin अपॉन cos, 1/cos, cos से cos कट गया तो ये बन गया sin x प्लस √3 cos x। तो y का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 1/x ब्रैकेट में sin x प्लस √3 cos x। अब y डैश तैयार करना है और y डबल डैश तैयार करना है। करिए सभी, y डैश और y डबल डैश प्रिपेयर करना है। हाँ करेंगे तभी तो सीखेंगे। क्या गलतियां हो जाती है हमसे, क्या मिस्टेक नहीं करनी है, वो सब कैसे समझ में आएगा? जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी समझ में आएगा ना। तो करिए y डैश, तो y डैश इक्वल टू होगा, देखो मैं वो फाइनल वाला यूज करूंगा, ये वाला, ठीक है। 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले 1/x का नहीं करता, पहले अंदर वाले का कर लेता हूं। तो 1/x एज इट इज, क्योंकि वो माइनस में आ रहा है तो फिर बाद में लिख लेंगे। तो sin x का हो जाएगा cos x और cos x का हो जाएगा माइनस sin x, देन माइनस, अब की बार 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, तो माइनस 1/x स्क्वायर और वो अंदर वाला एज इट इज, मतलब sin x प्लस √3 cos x। y डैश तैयार है। किस का मैच कर रहा है भाई? y डैश में कहां दिक्कत आती है? y डबल डैश करो तैयार। मेन तो वो है, y डबल डैश कौन तैयार करता है? y डबल डैश। अगेन वही 1/x को भी रोक लेते हैं, cos x का माइनस sin x का सिंपली cos x, 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, अब cos x माइनस √3 sin x। ये तो क्या केवल पहले वाले टर्म्स का u डॉट v से, अभी तो सेकेंड टर्म और बाकी है। ठीक है ना, सेकेंड टर्म और बाकी है। क्या बनेगा भाई? माइनस 1/x स्क्वायर sin x का cos x प्लस √3 cos x का माइनस sin x, अंदर वाले का हो गया। x की पावर -2 का अवकलन, -2 आगे आएगा और x की पावर -3 बन जाएगा, मतलब 2/x³, तो प्लस 2/x³
2/1/x² का x⁻², 2 आ गया या x⁻³ तो ये बन जाएगा sin x प्लस √3 cos x। ये हुआ है पूरा y" तैयार। अब इसमें मान रखने हैं और मानों की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, वो काम अब आपका है, जल्दी से करके बताइए। मान रखना था π/6, मतलब 30 डिग्री। हाँ, x की 30 डिग्री रखना है दोनों में, y' में भी और y" में भी। अवकल समीकरण सबको इजी चैप्टर लगता है ना, तो इजी चैप्टर से वो क्या करते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेट, थोड़ा लंबा लेंथी क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या है बच्चे का टाइम कंज्यूम हो जाए और वो उलझा रहे। अब देखो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा मेहनत करवाई गई है हमसे, और अब x की वैल्यू π/6 पुट और करनी है। अब इतनी बड़ी टर्म्स हैं, बट करना पड़ेगा, करिए। तो जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा, निकला किसी का? देखो मॉड दे रखा है तो इतनी बात तो आप भी समझ गए होंगे कि मॉड जब भी दिया जाता है जब क्वेश्चन जो फाइनल पूरा आंसर है वो नेगेटिव बन रहा होगा, और नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए मॉड दिया होगा, है ना? तो क्या बनेगा भाई, जल्दी से बता दीजिए। सो फाइनल बैठ रहा है बेटा, बनेगा -2 और जिसको आप लिखेंगे 2। π/6 रखना है और जो पूरा एक्सप्रेशन है वो आपको फाइंड आउट करना है, तब ये पूरा आंसर आएगा। y' निकाल दिया, y" निकाल दिया, थोड़ा सा काम अब आप करें। तो इस प्रकार से लगभग 7, 8, 9 कुछ क्वेश्चन हमने किए होंगे। अब एक क्वेश्चन और देख रहा था मैं कि करवा दिया जाए क्या, बोलो भाई, करवा दिया जाए? तैयार हो सभी करने के लिए? तब तो करवा देंगे। छोटा है बट थोड़ा सा चलो करवा देते हैं। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, करवाते हैं आपको एक और क्वेश्चन। षटफलक का है, समांतर षटफलक। ठीक है, तो क्वेश्चन इस प्रकार से, एक आयताकार समांतर षटफलक, आयताकार समांतर षटफलक पैरेलल पाइप्ड षटफलक, पैरेलल पाइप्ड, रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप्ड, ठीक है, का एक शीर्ष मूल बिंदु, का एक शीर्ष मूल बिंदु है, एक शीर्ष मूल बिंदु पर है, और x, y, z के अनुदिश, मतलब एक शीर्ष तो फिक्स कर दिया अपन ने, ठीक है, और x, y, z दिशा के अनुदिश, अनुदिश क्या क्या है भाई, इसके किनारों की लंबाई क्रमशः, इसके किनारों की लंबाइयां 3, 4 व 5 है। ठीक है, 3, 4, 5 इकाई है। माना इसका शीर्ष P बिंदु, माना इसका शीर्ष P बिंदु 3, 4, 5 पर है।
जिसका शीर्ष P बिंदु 3, 4, 5 पर है, तब विकर्ण OP तथा Z अक्ष के समांतर इसके एक किनारे, Z अक्ष के समांतर इसके एक किनारे जो O या P से होकर नहीं जाता, के बीच न्यूनतम दूरी। थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन, आराम से समझें तब जाके हल करने में इजी रहेगा। ठीक है, एक पैरेलल पाइप बना हुआ है, जल्दी से डायग्राम दिमाग में लाओ और फिर बनाओ। बनाइए। किस प्रकार का होगा भाई? ये लेते हैं, एक आयत ले लिया अपन ने, अब एक और आयत बना लेते हैं। इसको नाम दे देते हैं, ठीक है, Z। ये हो गया हमारे लिए X, सबको जोड़ दीजिए, ये बन गया, ये बन गया, ये और ये दिख रहा है कुछ, ये O। अब यहाँ पे हो जाएगा ये Y, ठीक है। P बिंदु 3, 4, 5 है, कहाँ पर होगा भाई? X पर 3 है तो ये 3, 0, 0। Y पर कितना बोला है? Y पर 4 बोला है। P बिंदु शीर्ष ये हो जाएगा 3, 4, 5। ये इधर आ जाएगा तो इसमें हो जाएगा 3, 0, 5। ये Z है तो यहाँ पे ये 5, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 3, 4, 5 हो गया, 3, 0, 5 हो गया, ठीक है। अब अपन शुरू करते हैं भाई। तो P बिंदु हमारा यहाँ पर है। अब OP है विकर्ण, तो OP की समीकरण बनाते हैं। देखो यहाँ पे सरल रेखा, दो रेखाओं के मध्य दूरी का प्रश्न है, ये दो रेखाओं के मध्य दूरी का प्रश्न, बट रेखाएं आपको डायरेक्ट नहीं दी, रेखाएं आपको घुमा के दी है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को कंसीडर किया। ठीक है, रेखाएं आपको डायरेक्ट नहीं दी, घुमा के दी है। तो OP का समीकरण बना रहा हूं मैं, तो क्या बनेगा? x माइनस 0 OP, 3 माइनस 0, y माइनस 0 बटे 4 माइनस 0 एंड z माइनस 0 बटे 5 माइनस 0। तो ओवरऑल समीकरण बन गया x बटा 3, y बटा 4 एंड z बटा 5। समीकरण तक मैं दूंगा, उसके बाद दूरी आप निकालेंगे। समीकरण तक मैं ले जाके दूंगा, उसके बाद दूरी आप निकालेंगे। अब z अक्ष की अनुदिश है। अब z अक्ष की अनुदिश है तो आपको पता है z का जो दिक् अनुपात होते हैं वो क्या होते हैं? z अक्ष के 0, 0, 1। ठीक है, तो यहाँ पे z अक्ष के लिए, क्योंकि यहाँ बोला ना z अक्ष के समांतर, तो z अक्ष के समांतर, तो एक बात तो पता लग गई 0, 0, 1। अब यहाँ पे जो बिंदु है वो क्या है भाई? z अक्ष के समांतर, z वाला कौन सा पार्ट है अपना? z इधर जा रहा है तो ये है, तो x माइनस 3 बट्टा 0, y माइनस 0 बट्टा 0, z माइनस 5 बटा 1। ये बन गई पहली समीकरण सरल रेखा की, और ये बन गई दूसरी समीकरण सरल रेखा की। दोनों के मध्य दूरी निकालनी है, वही आपका आंसर होगा, और आंसर आएगा, मैं बता देता हूं आपको, 12/5। डी आएगा 12/5। जरूर निकालें, सेल्फ निकालें। ठीक है, 3, 0, 5 वो ये वाला बिंदु हो गया, इस बिंदु के साथ में निकाला है, और ये गेट। ठीक है, जेड जो है ऊपर के लिए, तो ऊपर के समांतर है, समांतर।
तो ये वाला बिंदु है ना समांतर के लिए, ठीक है। तो ये होता है पेपर 6 अप्रैल शिफ्ट फर्स्ट का। आगे के क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आ रही है जो कि आरबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए और साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी हेल्पफुल रहेगी। तो देखते रहिए, मिलते रहे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।